बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उन प्रोडक्शन के फैक्टर्स को हम मोबिलाइज करते हैं, तब जाकर के प्रोडक्शन होता है। यानी उत्पादन के साधनों को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें काम पे लगाया जाता है, और जब वो काम करते हैं यानी उत्पादन की प्रक्रिया करते हैं, तो उससे जाकर के कुछ उत्पादन फर्म को प्राप्त होता है। फर्म वो उत्पादन को मार्केट में बेचती है, उससे उसे हानि लाभ होते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था लाभ जो हैं वो कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के लाभ हैं, ठीक। पहला लाभ अकाउंटिंग प्रॉफिट बताया था मैंने कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो आपके अकाउंट्स में होता है और जिसे आप रुपयों में दिखता है, ठीक है, आपके बही खाते का प्रॉफिट, ठीक। जैसे आपने 5,000 रुपये जो है वो आपकी कॉस्ट आ रही है और आपको 8,000 रुपये की वो चीज़ बिक रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3,000 रुपये का जो है ये आपको प्रॉफिट है, ये आपको दिखाई देगा, ठीक। तो ये जो है ये लागत है आपकी और ये आपका रेवेन्यू। तो मोटा मोटा लागत में से दिखने वाली लागतें घटा दें, ठीक है, ये विजिबल कॉस्ट है, तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन इसमें मैंने बताया था कि कुछ कॉस्ट शामिल नहीं होती हैं, जैसे हमारे खुद की मेहनत, ठीक है, हम इसको इसमें शामिल नहीं करते। हम कहीं से नौकरी छोड़ के आए हैं तो वो हमें जो मिला है, ठीक है, वो जो नुकसान हुआ है वो शामिल नहीं करते। इसी तरीके से उत्पादन के हर साधन की कुछ लागत होती है, ठीक है, जिसको कहना चाहिए इम्प्लीसिट कॉस्ट। मैंने बताया था कि अदृश्य लागतें होती हैं। अगर आप जैसे खेत इस्तेमाल कर रहे हैं तो खेत ऐसा नहीं है आपका है तो इसका मतलब उसकी लागत 0 है, ठीक है। अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए भी उसकी कुछ लागत होगी, या खेत का प्रोडक्शन आप मतलब ऐसा नहीं कि 0 है, ठीक है, कोई भी उसके ऊपर प्रोडक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जरूर करेगा। तो जो एक तो अकाउंटिंग लाभ हो गया, इससे हमें सीधे सीधे दिखता है कि हमें कितना रुपए पैसे में प्रॉफिट हो रहा। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं आर्थिक लाभ, या इससे हमें यह पता चलता है कि हम वास्तव में वास्तव में जो हमने डिसीजन लिया है, जैसे हम कहीं नौकरी करते थे, हमने कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने का सोचा, प्रोडक्शन किया, ठीक है, और उस प्रोडक्शन से हमें फ़ायदा हुआ। मान लो 3,000 रुपये महीने का फ़ायदा हो रहा है और हम जहाँ नौकरी करते थे 10,000 रुपये की नौकरी करते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 7,000 रुपये का नुकसान हो रहा है ना आपको, है ना। तो ये आर्थिक लाभ जो है हमें ये बताएगा कि वास्तव में जो आपने जो डिसीजन लिया प्रोडक्शन करने का वो सही था या गलत था, ठीक है। यानी वो वास्तव में जो है वो काम करने योग्य था कि नहीं था जो आपने काम किया, और ये हमें पता चलेगा आर्थिक लाभ से। ये हमें इस लाभ से पता नहीं चलेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट से, ठीक है। जब अकाउंटिंग प्रॉफिट में जब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट अपनी जोड़ लेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि वास्तव में हम लाभ में हैं कि हानि में हैं। यहाँ पे हम 7,000 रुपये के नेट नुकसान में हैं, ठीक है। और अगर जो है ये हमें दे रहा होता 15,000 रुपये का लाभ, अगर मान लो किसी तरह हो रहा होता, तब हम जो है 10,000 अपनी पुरानी सैलरी और तब हम 5,000 रुपये के नेट इकोनॉमिक प्रॉफिट में होते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे लिए करने योग्य काम होता। तो जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो हमें ये बताता है कि ये काम जो है करने योग्य है कि नहीं है, ठीक। और फिर मैंने एक चीज़ और लाभ की आपको कंसेप्ट बताई थी, एक हो गया अकाउंटिंग लाभ और एक हो गया आर्थिक लाभ, ठीक है। और एक जिसको हमने कहा था शून्य लाभ। शून्य लाभ कब होता है? जब आपका आर्थिक लाभ उतना ही हो रहा होता है जितनी आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट्स होती हैं, ठीक है। ये तब होता है जब आर्थिक लाभ आपका अदृश्य लागतों के बराबर होता है, यानी वो लागतें जो दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन फिर भी जो है प्रॉफिट में निकल जा रही है, ठीक है। यानी आर्थिक लाभ सिर्फ इतना होता है कि जैसे आप 10,000 की नौकरी कर रहे थे
तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये एक्चुअली बच रहे हैं। ठीक है, यानी अगर आपको यहाँ पे केवल 10,000 रुपये का वो होता तो आपका आर्थिक लाभ और अदृश्य लागतें बराबर होती। ठीक है, जब आपका जो है आर्थिक लाभ अदृश्य लागतों के बराबर होता है तब आप एक तरीके से क्या होते हो, शून्य लाभ की स्थिति में होते हो, और इसको आप कहते हो ब्रेक इवन पॉइंट। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है जहां पे हमको उतना ही पैसा मिल रहा होता, जो हम बिजनेस छोड़ के आए जितना वहां मिल रहा था इतना ही यहां मिल रहा है, तो इसका मतलब हम ब्रेक इवन पे हैं। ठीक है, या हम जितना वहां पे कमा रहे थे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था नौकरी छोड़ के आया तो वो पैसा, और जो पैसा आपने मार्केट में लगाया उसका ब्याज, इन दोनों को जोड़ दिया तो उतना पैसा आपको उतना ही पैसा मिल रहा है सारे खर्चे हटाने के बाद, तो आप जो हैं ब्रेक इवन पर हैं। ठीक है, तो ये बेटा कुछ धारणाएं मैंने समझाई थी। आज हम यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं। लागतों की बात मैंने की थी, तो अब हम जो है किधर की तरफ जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ। ठीक है, व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन, यही है आज का टॉपिक। हिंदी में से कहेंगे उत्पादन फलन या उत्पाद फलन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा चल सकता है। प्रोडक्शन करने के लिए हमें इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिजिकली हमें प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारे इनपुट्स क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, बस हम मुख्यतः क्या करते हैं, इन्हीं सब की बात हम करते हैं। लैंड को हम मान लेते हैं कि ये लगभग कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो है वो स्थिर है, इसको हम ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। हम ये मान लेते हैं अल्पकाल में जो है हम इसके ऊपर वो नहीं है। लेकिन फिर भी प्रोडक्शन हमारा जो है वो हमारे उत्पादन के साधनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक फैक्ट्री है, कितना प्रोडक्शन करेगी ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? सबसे बड़ी वो फैक्ट्री कितनी बड़ी है, ठीक है, उसमें कितनी मशीनें लगी हुई हैं। ठीक, मशीनों का लेवल क्या है, बढ़िया वाली मशीनें हैं या घटिया वाली मशीनें हैं बाबा आदम के ज़माने की। ठीक है, फिर और किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? कितना बंदा काम करता है वहाँ पे, यानी लेबर। ठीक है, कितने लोग काम करते हैं, लेबर। ठीक, इनपुट कितनी सप्लाई होती है पर मंथ, यानी कितने माल से माल तैयार किया जाता है। कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, रेडीमेड कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, तो कितना कपड़ा जो है वो आ रहा है। ठीक है, जिसको वो कन्वर्ट करके उसका रेडीमेड बना रही है। ठीक, यानी वो जो आपके इनपुट हैं वो दूसरे के इनपुट कैसे हैं, फिजिकल इनपुट कैसे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी। फिर इसको बिजली जो है सप्लाई है कि नहीं है तो कितनी बढ़िया है। ठीक है, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। हालांकि इस पे भी डिपेंड करेगी कि जो फैक्ट्री चलाने के नियम हैं वो कैसे हैं। ठीक है,
यानी कोई मान लीजिए जैसे कोई फैक्ट्री है जिसमें नियम है कि वर्कर 6 घंटे काम करेंगे और एक फैक्ट्री है जिसमें नियम है कि वर्कर 8 घंटे काम करेंगे, तो दोनों में फ़र्क आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इस प्रोडक्शन को प्रभावित करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन इन सारी चीज़ों से प्रभावित होगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अब ये जो प्रोडक्शन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, हम इसे लिखते हैं ऐसे करके, प्रोडक्शन, ठीक है, P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ठीक, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस तरीके से, या और समथिंग कुछ और लिख दो। ठीक है, कुछ और फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं। तो प्रोडक्शन जो है वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। अब क्या है कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये किसी समीकरण की शेप में होता है। ठीक है, ये जो है वो सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, ये तो हमने बता दिया कि फंक्शन जो है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये वास्तव में कितना डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें 5 मशीनें लगी हुई हैं, ठीक, और हर मशीन के ऊपर 3 आदमी काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक मशीन जो है वो दिन भर में 200 पीस बनाती है किसी चीज के। ठीक है, तो चलो 3 आदमी वो भूल जाओ, सिंपल एक मशीन है जो 200 पीस बनाती है, एक अभी थोड़ा सरल लगते हैं। ठीक है, एक मशीन 200 पीस बनाती है, ठीक, 5 मशीनें हैं। ठीक, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गया, अगर हम 200 टाइम x, ठीक है, जहां पे x क्या है, नंबर ऑफ मशीन्स। ठीक है, अब मान लीजिए हमने लेबर भी रख ली, एक लेबर है वो इन मशीन, ये मशीनें मान लो ऑटोमेटिक है। ठीक है, ये मशीनें मान लो ऑटोमेटिक हैं, ये ऑटोमेटिक चलती हैं, और कुछ लेबर भी लगी हुई है। एक लेबर जो है वो दिन भर में 50 पीस बनाती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कितना हो गया, ये हो गया 200x प्लस 50y। y क्या है, कितने आदमी काम करें, नंबर ऑफ मैन। ठीक है, और x क्या है, कितनी मशीनें काम कर रही हैं। अब अगर हमें ये निकालना हो कि कोई सिमिलर फैक्ट्री है या यही फैक्ट्री है, अगर हम इसमें 15 मशीनें लगा दें और 25 आदमी रखें, ठीक है,
25 आदमी रखें और 15 मशीनें लगा दें तो कितना उत्पादन होगा? अगर ये पता लगाना हो तो हम कैसे करेंगे? कोई बच्चा बताए। 15 मशीनें लगा दें और 25 आदमी रखें तो कितना प्रोडक्शन होगा? कितना होगा? 200 गुणा 15 प्लस 50 गुणा 25। ठीक है, करो जरा, सॉल्व करो। 15 दूनी 30, ठीक है, और 25 पंजे 125, 4250 पीस बनेंगे उस चीज के। ठीक है, 4250 पीस बनेंगे ना। अगर उस फैक्ट्री में 15 मशीनें लगी हुई हों और 25 आदमी काम करो तो पर डे 4250 पीस बनेगा। ठीक है, अब आप किसी फैक्ट्री में जाओ, उससे पूछो कि भैया तुम्हारे यहाँ कैपेसिटी कितनी है, तो आपको बता देगा कि भैया मेरे यहाँ जो है एक दिन में 100 पीस, 150 पीस, 300 पीस बनते हैं। ठीक है, और वो ये भी बता देगा कि अगर मेरे पास मशीनें कुछ और बढ़ा लूँ तो ये पीस की संख्या जो है वो इतने बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं 2 मशीनें और लगा लूँ तो 250 पीस की बजाय जो है मैं 400 पीस या 800 पीस बना सकता हूँ। ठीक है, तो वो कैसे बता देता है? इसी प्रोडक्शन फंक्शन की मदद से। इसी को ही प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे इनपुट हैं, ये हमारे क्या है? इनपुट हैं। ठीक है, साधन है, प्रोडक्शन के साधन, ऐसे समझ लो। तो इस इनपुट के रिस्पांस में हमें आउटपुट कितना मिलेगा? ठीक है, जैसे जैसे हम इनपुट बदलते जाएंगे वैसे वैसे आउटपुट बदलता जाएगा। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? दैट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें हमें ये पता चलता है कि इस इनपुट को हम इतना इतना बढ़ाते जाएं तो हमारा प्रोडक्शन इस हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोडक्शन फंक्शन वाली बात हो गई कि प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इट्स इनपुट। अब सवाल ये है कि ये तय कैसे हुआ प्रोडक्शन फंक्शन? ये इकोनॉमी की किताब से थोड़ी तय होगा कि एक लेबर कितना बनाएगा। ठीक है, या एक मशीन कितना प्रोडक्शन करेगी। ये मशीन की इंजीनियरिंग लिमिट है, ह्यूमंस की काम करने की लिमिट है। ठीक है ना, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन कौन निकाल के देता है हमको? ये निकाल के देते हैं इंजीनियर्स। वो बताते हैं भैया ये जो मशीन आप ले जा रहे हो, ये मशीन जो है 250 पीस पर डे बनाती है। ठीक है, या ये 250 पीस बनाने वाली मशीन है, ये 300 पीस बनाने वाली मशीन है, ये 500 पीस बनाने वाली मशीन है। कौन सी मशीन आपको चाहिए? पूछता नहीं। जब मार्केट में कोई मशीन खरीदारी करने जाओ तो बताता भाई ये मशीन है, इतना काम करके देगी, ये इतना काम करके देगी, ये इतना काम करके देगी। ठीक है, तो वो आपको अलग अलग मशीनें बताता है। तो ये कौन तय करता है? इंजीनियर्स का काम है प्रोडक्शन फंक्शन हमको निकाल करके देना। ठीक, तो प्रोडक्शन फंक्शन एक्चुअली क्या है? ये इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कैसी है? इंजीनियरिंग है। दूसरी बात, ये रियल कॉन्सेप्ट है। रियल कॉन्सेप्ट मतलब वास्तव में होती है, कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम अपने इनपुट्स को वेरी करते हैं तो हम क्या करेंगे कि हमें प्रोडक्शन भी वेरिएशन होता हुआ उसमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हम एक प्रोडक्शन फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम एक बिल्कुल सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन लेने की बात कर रहे हैं। एक टेबल बना देता हूं मैं आपके सामने। ये ना इधर
इसको हटा दो थोड़ा सा इधर। क्या हो गया बच्चे, एक टेबल बना देता हूं कि मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, बहुत बड़ा खेत है, उसमें कुछ मजदूर काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक मजदूर जब काम करता है तो 80 कुंटल, ठीक है, मिल रहा है हमको, प्रोडक्ट जो है उस खेत से मिल रहा है। जब 2 मजदूर लगा देते हैं हम तो 170 कुंटल प्रोडक्ट मिलता है। 3 मजदूर लगा देते हैं तो हम 270, 4 पे 368, 5 पर 430, 6 पर 480, 7 पर 504, 8 पर भी 504, ठीक, 9 पर 495 और 10 पर 480। चलो खेत ना मानो, इसे फैक्ट्री मान लो, ठीक है। ये कोई चीज़ बनाने वाली फैक्ट्री है, तो अगर उस फैक्ट्री में सिर्फ एक मजदूर काम कर रहा है तो वो किसी चीज़ के 80 पीस बना रहा है। 2 मजदूर काम कर रहे हैं तो 170 पीस बना रहे हैं, ठीक है। 3 मजदूर काम कर रहे हैं तो पर डे 270 पीस बना रहे हैं। 4 मजदूरों पे 368 पीस, ठीक। 5 मजदूर अगर काम कर रहे हैं उसी फैक्ट्री में तो 430 पीस बन रहे हैं। तो ये क्या है, ये सिंपल एक प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, जो हमें ये बता रहा है कि इतने इतने मजदूर होंगे तो इतना इतना हमें प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसको जो है थोड़ा सा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, ठीक, और ये हमारी यूनिट है, यूनिट ऑफ लेबर, ठीक, ये लेबर है और ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है। इसको हम क्या देते हैं, टीपी। अब देखो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा, जरा हम ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा जब एक मजदूर काम कर रहा था, ठीक है। जब एक मजदूर काम कर रहा था तो कितने पीस बन रहे थे, 80। तो पहले मजदूर का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, 80, ठीक है। अब जब 2 मजदूर मिलकर काम करने वाले लगे तो कितने पीस बने, 170। तो इसका मतलब वास्तव में दूसरे वाले ने प्रोडक्शन में कितना ऐड किया, कितना जोड़ा प्रोडक्शन में उसने, 90, ठीक है। तो दूसरे वाले का मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है, 90। तीसरे वाले ने कितना जोड़ा, पहले 170 था, 3 लोगों ने मिलकर किया 270, तो कितना हो गया, 100, ठीक है। फिर चौथे मजदूर ने कितना जोड़ा, 270 से 368, कितना हुआ, 98, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से गया 430 पर, तो 4 लोग मिलकर उत्पादन कर 368 का, 5 लोग मिलकर उत्पादन कर रहे हैं 430 का। तो ये 5वें मजदूर के आने से कितना फर्क पड़ा, कितना जुड़े, ठीक है, 62। छठे मजदूर के आने से 50, ठीक। 7वें मजदूर के आने से कितने जुड़े, 24। 8वें मजदूर ने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, उतने का उतना ही रहा, ठीक है।
90 मजदूर के आने से प्रोडक्शन कम हो गया। हो गया? कितना हुआ? माइनस कितना हुआ? -9। ठीक है, और उसके बाद कितना हो गया? -15। ये क्या है? ये है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है ये? मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट में क्या है? एक आदमी कर रहा था 80 का उत्पादन, तो इस समय एवरेज कितना है जब एक ही आदमी है? तो एक आदमी औसतन 80 का ही प्रोडक्शन कर रहा है। दो आदमी मिलके कितने का प्रोडक्शन कर रहे हैं? 170 का। ठीक है, तो एवरेज कितना हुआ? जैसे ऐसे समझ लो, एक बारात मिलके, एक बारात खाना खा रही थी 80 रोटी, ठीक है, दो मिलके खाने लगे 170, तो एवरेज कितना पड़ा? एक बारात ने एवरेज कितना खाया? ऐसे नहीं समझ में आया। देखो, एक आदमी 80 ग्राम, ठीक है, कोई चीज़ खाता है, दो आदमी में मिलके 170 ग्राम लगे वही खाने में, तो एक आदमी ने कितना खाया? एवरेज का कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हो? आधा आधा हो गया भाई। एक आदमी 5 रोटी खा रहा था, दो आदमी मिलके 12 रोटी खा रहे हैं, तो एक आदमी पे 6 रोटी आई, तो एक आदमी 80 का प्रोडक्शन करके दे रहा था, दो आदमी मिलके प्रोडक्शन करने लगे 170 का, तो कितना हुआ? 170/2 हो गया एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, तो कितना हुआ? 85 हुआ।